गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग पहले करते थे मोहम्मदपुर बदल में उन लोग भी वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। उसी तरह से आप लोग तो जानते हैं किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और जो भी और नए यूट्यूब पर जुड़े बच्चे उनको लिए भी है। तो ये क्लास आप लोग को शुरू किया गया है, देख लीजिएगा आप लोग ढंग से। हम लोग आज पढ़े थे सुबह प्रकाश का, कल पढ़े थे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में, जिसमें से प्रकाश के अपवर्तन के फर्स्ट नियम को हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के सेकेंड नियम को जानेंगे। दूसरा नियम क्या है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, आप लोग देखिएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम आपके एग्जाम के लेकर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो ये क्वेश्चन है पूछा जाता है हमेशा, और इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हम दूसरा नियम देख रहे हैं, सुबह हम लोग देखे थे पहला नियम देखे थे प्रकाश का, तो हम लोग दूसरा नियम देख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम आप लोग देखिएगा, यहाँ पर अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बताता है। दूसरा नियम अपवर्तन का दूसरा नियम क्या करता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच के संबंध को बताता है। इस संबंध की खोज 1621 ईस्वी में स्नेल ने एक प्रयोग के द्वारा किया गया था। फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम भी कहा जाता है। तो आप लोग पहले सुन लीजिए, तो आप लोग को लिखा दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। तो आप लोग जब देख रहे होंगे, खासकर मेरे विशाल जी, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, संबंध बताता है। तो अपवर्तन का दूसरा नियम किसके बीच में, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच की संबंध बताता है। इस संबंध का खोज किसने किया, तो इस संबंध का खोज स्नेल साहब ने किया था। इस संबंध का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया। स्नेल ने किया था। किसने किया था, स्नेल ने किया था। और कब किया था भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1621 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1621 ईस्वी में प्रयोग के द्वारा किया था। इस प्रयोग के द्वारा किया, इसी ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा किया गया था। प्रयोग के द्वारा किया गया। किया, फलस्वरूप इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आप लोग को इस तरह से ध्यान रखना था। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया अनुपात किन्हीं दो माध्यम के लिए एक नियतांक होता है। याद रखिएगा आप लोग, अपवर्तनांक जो स्नेल के नियम के अनुसार प्रकाश की किसी अनुपात विशेष रंग के लिए, प्रकाश का जो एक विशेष रंग होता है उसके लिए आपतन कोण की जाया और किसका, अपवर्तन कोण की जाया अनुपात किन्हीं दो माध्यम के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपतन कोण की जाया हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे क्या हो जाता है, साइन आर हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक कहां पे हो गया, जहां ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बात को याद रखिए। अब देखिएगा यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या है, इसे हम जो यू टाइप को आप लोगों को दिख रहा है, ये सब म्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर हुआ।
ठीक ना आप लोग। जहां पे म्यू में क्या होता है, एक नित्यांक होता है, जहां पे म्यू क्या हो गया आप लोगों का, एक नित्यांक होता है। म्यू क्या है, एक नित्यांक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। म्यू एक नित्यांक कांस्टेंट होता है। म्यू एक क्या होता है, नित्यांक या कांस्टेंट कहा जाता है इसे। नित्यांक है या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। म्यू क्या, म्यू एक नित्यांक या कांस्टेंट है। अब इस नित्यांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नित्यांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अतः हवा के सापेक्ष का अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक भी होते हैं। अब इस तरह से आप लोग समझिएगा। तो दूसरा नियम क्या हो गया आप लोगों का, दूसरा नियम यहाँ पे हो गया आप लोगों को कि प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच का संबंध बताता है। इस संबंध का खोज स्नेल के द्वारा 1621 ईस्वी में प्रयोग के द्वारा किया गया, जिस फलस्वरूप इसे किसे स्नेल का नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखते हैं। अब आप लोग बताया था स्नेल के नियम में क्या किया जाता है, किसी प्रकाश को विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाए, अपवर्तन कोण की जाए अनुपात के लिए दो माध्यम के लिए होती है। चलिए अब देखिए कांच के आप लोग नेक्स्ट पॉइंट अब देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन के बारे में देखिएगा। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। जब पार्श्विक विस्थापन के बारे में आप लोग देख रहे हैं तो इसकी चर्चा जब किया जा रहा है पार्श्विक विस्थापन को, तो आप लोग देखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन में किस तरह से होगा। तो कांच से स्लैब निकलने वाली निर्गत किरणें तथा आपतित किरणें के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कांच के स्लैब से, किससे, कांच के स्लैब से निकलने वाली, जिस कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरणें तथा आपतित किरणें मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले लिखते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसको लिख लीजिए आप लोग। तो पार्श्विक विस्थापन देखिए, पार्श्विक विस्थापन के बारे में आप लोग, पार्श्विक विस्थापन है क्या। तो पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब से, कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरणें तथा आपतित किरणें के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लांबिक दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। तो देखिए आप लोग पार्श्विक विस्थापन के बारे में समझिएगा। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरणें तथा आपतित किरणें के मूल पथ के बीच की लांबिक दूरी को हम क्या कहते हैं, लांबिक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, लांबिक दूरी को, लांबिक दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसके आपके एग्जाम को लेकर ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों को कभी कभी इस एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ दिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पार्श्विक विस्थापन बराबर क्या होता है। पार्श्विक विस्थापन को हम लोग समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन पर निर्भर करते हैं। वे कारक होते हैं जिन्हों के, जो कारक पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वे कारक जो जिन
वे कारक जिन पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं, तो ये कारक कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कौन सा कारक है जो पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कौन सा कारक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम का सारी जितना चीज पढ़ाया जा रहा है आप लोग के एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है आप लोगों के लिए। अपवर्तन के बारे में आप लोग देखिएगा। प्रकाश तो हम लोग पार्श्विक विस्थापन पढ़े, तो पार्श्विक विस्थापन का कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पार्श्विक विस्थापन में कांच का स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। दूसरा आप लोग देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखिएगा, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरणें के तरंगदैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस 3 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के वे कारक आप लोग सीख रहे थे, वे कारक जो कि पार्श्विक विस्थापन पर निर्भर करता है। जो ये पार्श्विक विस्थापन आप लोग को यहाँ पर लिखा गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। पार्श्विक विस्थापन जो यहाँ पे आप लोग को लिख के दिखाया गया है, इस पे कौन सा कारक है जो कि इस पर निर्भर करता है। तो वे कारक जो है जो पार्श्विक विस्थापन करता है, उसके बारे में 3 पॉइंट आप लोग को लिखा है। पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब की मोटाई का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट आप लोग लिखा है, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग देखिएगा, जब आगे देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव,
अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव क्या है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रकाश का के अपवर्तन का प्रभाव, अपवर्तन का प्रभाव। तो प्रकाश के अपवर्तन की प्रभाव को आप लोग देखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव के बारे में आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव भी। ऐसे तो पूछा कम ही जाता है, लेकिन हमें पढ़ने में क्या जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन की प्रभाव क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन का प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। प्रकाश का जो अपवर्तन है प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। कुछ प्रमुख प्रकाशीय भ्रम इस प्रकार, कुछ आप लोगों को हम भ्रम बताते हैं कि किस प्रकार का भ्रम होता है। तो इसका इस बात को याद रखिएगा आप लोग कि प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को दर्शाता है। प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव क्या करता है, प्रकाशीय प्रभाव को भ्रम को दर्शाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा इसका भ्रम होता है। तो देखिएगा पानी में डूबी हुई पेंसिल, पहला आप लोग देखिएगा पानी में डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल, डूबी हुई पेंसिल, पानी में डूबी हुई पेंसिल, डूबी हुई पेंसिल, पेंसिल या छड़ी का मुड़ा छोटा प्रतीत होना, मुड़ा छोटा प्रतीत होना, छोटा प्रतीत होना, छोटा प्रतीत होना। तो आपको ये क्या दर्शाता है, प्रकाशीय भ्रम के कारण। किसके कारण, ये प्रकाशीय भ्रम के को दर्शाता है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाशीय भ्रम को ये दर्शा रहा है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ छोटा प्रतीत होना, ये हमें क्या दर्शा रहा है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रकाशीय भ्रम को दर्शा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा आप लोग देखिएगा अक्षरों के ऊपर कांच, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना, उठा हुआ प्रतीत होना। देखिए भाई आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, विशाल जी जड़ और क्रिश जी जितने भी स्टूडेंट पहले पढ़ रहे हैं तो ये लोग भी, आप लोग अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर देखने पर उसका उठा हुआ क्या होता है, प्रतीत होना। तो प्रतीत होना हम लोगों का ये आप लोग किसका कारण हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन का प्रकाशीय भ्रम के कारण होता है। तो अक्षर के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। हम अक्षरों के ऊपर क्या रखेंगे, एक कांच का स्लैब रखते हैं, क्या रखते हैं, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना, ये हम लोगों का। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मछुआरे की मछली भेदने की कठिनाई होना। किसके कारण, जो मछुआरे होते हैं, मछली मारने वाले मछुआरे को मछली भेदने में कठिनाई होना, भेदने में कठिनाई होना इत्यादि इस बात को। तो ये मछुआरे को, जो मछली को भेदने में, जब मछुआरे मछली मारने जाते हैं तो उसको देखिएगा भेदने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। किसके कारण होता है कठिनाई, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाशीय भ्रम के कारण उसे मछुआरों को मछली मारने भेदने में बहुत ही कठिनाई होती है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो समझ आ चुका होगा आप लोगों को, यदि ना आया होगा तो फिर से देखिएगा वीडियो, और ना आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले दिन आप लोग को जरूर बताया जाएगा इस सवाल को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से समझा दिया जाएगा आप लोगों को। जो भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन जब वीडियो बनाया जाएगा तो आप लोगों को लिए, जब क्लास अगले दिन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा फिर से।
आगे हम लोग चलते हैं, इससे आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद आप लोग देखिएगा हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि प्रकाश अपवर्तन का प्रभाव देखे हैं। तो हम लोग जब प्रकाश के अपवर्तन को प्रभाव देखे तो पहला देखे थे कि पानी में डूबी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा छोटा प्रतीत होना। तो हम लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीका से, और किस तरह से मुड़ा हुआ प्रतीत होता है आप लोग को पूरा दम समझा दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग देखिएगा, तो हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, प्रकाश का सबसे लिखे थे पानी में डूबी हुई, पानी में डूबी हुई, पानी में डूबी पेंसिल, पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी, या छड़ी का मुड़ा, मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, प्रतीत होना, प्रतीत होना। तो पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होना, इस बात को आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को हो जाती है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम एक लोग मान लेंगे, यहाँ पर माना कि तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लेते कुछ भी एक चीज मान लेंगे, माना कि PQ एक पेंसिल है, PQ क्या है, एक पेंसिल है, PQ को हम क्या मान लेंगे, एक पेंसिल मान लिए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, PQ एक क्या है, पेंसिल है भाई, क्या है, पेंसिल है PQ। और जिसका AQ एक क्या होता है, भाग होता है, जिसका AQ क्या है, भाग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसका जिसका AQ भाग पानी के, माना कि एक PQ एक क्या है, पेंसिल है, जिसका AQ भाग के पानी के अंदर तिरछा है, और इसके अंदर एक पानी का तिरछा भाग क्या होगा, डूबा हुआ होगा। देखिए आप लोग फिगर लगाया जाएगा आप लोगों को थोड़ा देर में, फिगर से बहुत अच्छा तरीका से आप लोग को समझ आ जाएगा, फिगर भी लगाया जाएगा। तिरछा डूबा हुआ है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, आप लोग को चित्र में दिखाया जा रहा है, देखिएगा। और जो भी रानी जी सोनी, आप लोग वीडियो जरूर देखिए, आपको इमेज दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए। इमेज यही आप लोगों को देखिए, इसमें पानी में डूबी एक पेंसिल है, यहाँ पर डूबी हुई पेंसिल आपको दिखाई दे रही होगी, पानी में डूबा हुआ एक पेंसिल है। जब डूबा हुआ एक पेंसिल है पानी में, आप लोगों के लिए तिरछा डुबाया गया है ना, अंदर तिरछा डुबा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग इमेज में। जैसे कि चित्र में आप लोग को बोले हैं कि माना कि हम PQ एक मान लेंगे पेंसिल है, एक पेंसिल के भाग को मान लेंगे PQ एक पेंसिल है, जिसका AQ भाग क्या है, पानी में डूबा हुआ है भाई। अब भाई को हम किसे PQ मानेंगे, तो देखिएगा आप लोग किसे हम PQ मानेंगे, यहाँ से आपका देखिएगा यहाँ से यहाँ तक भाग क्या है, आपका PQ है, क्या है, PQ है, जो एक पेंसिल है, एक क्या है, पेंसिल है। और जो यहाँ से यहाँ तक आपका, जो यहाँ से यहाँ तक डूबा हुआ भाग पेंसिल है आपका, अंदर भाग का AQ भाग पानी के अंदर तिरछा डूबा हुआ है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो AQ भाग पानी के अंदर तिरछा डूबा हुआ है, जैसे कि आप लोग को चित्र में दर्शाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिए, हम इसे क्या ले लेते हैं, इसे हम लोग ले लेंगे, इसे ले लेंगे हम P, इसे Q
और यहाँ पर पार्ट ए मान लिए AQ आपका पानी के तिरछा डुबाया गया है, पानी के अंदर तिरछा, ये आपको एक मग में एक आपको दिखाया गया है रखकर। इससे आपको पूरा समझ आ गया होगा कि पेंसिल पानी के अंदर पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मूड़ा एवं छोटा प्रतीत क्यों होता है। तो आगे हम चलते हैं इसी के बारे में बात करते। तो पेंसिल का अग्रभाग क्यू से निकलने वाला, जो पेंसिल का आप देखिएगा अग्रभाग यहाँ पे है, जो निकलने वाला क्यू से निकलने वाला प्रकाश के किरण के अभिलंब से दूर भागती है। ये क्या कहती है, प्रकाश के अभिलंब की दूर से आपको ये दूर भाग रही है। जब ये दूर भागती है तो क्योंकि प्रकाश की किरणें तो पानी से हवा में प्रवेश कर जाती है। आप लोगों को पता होगा कि प्रकाश की किरणें हवा से कहां प्रवेश कर जाती है, प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरणें पानी से कहां प्रवेश करती है, हवा में। प्रकाश की किरणें याद रखिएगा आप लोग, पानी से कहां प्रवेश कर जाती है, प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती है। कहां से, पानी से हवा में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरणें पानी से हवा में प्रवेश करती है, और जैसे प्रवेश करती है अंदर, तो ऐसे इसमें प्रकाश की किरणें बिंदु बी से आती हुई, किस बिंदु से आती हुई, बी बिंदु से आती हुई। तो देखिएगा बी बिंदु कहाँ पे आप लोग को दर्शाया जाएगा, आती हुई प्रतीत होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इधर से आती हुई तो क्या होती है, प्रतीत होती है इधर से, ठीक ना। आती हुई तो आप लोग को प्रतीत होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब आती हुई प्रतीत, इस प्रकार पेंसिल का डूबा भाग ए बी भाग डूबा हुआ होता है। अब पेंसिल का जो एक नोकीला भाग मान लेंगे यहाँ पे हम लोग, जो कि भाग ए बी भाग क्या लगेगा, यहाँ पर हमें डूबा हुआ भाग प्रतीत होता है। इस प्रकार पेंसिल का डूबा भाग ए बी के रूप में प्रतीत होता है। तो आपको इस तरह से बताया गया है, तो आप लोग समझ चुके होंगे आगे। अतः पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, लंबाई में छोटी पड़ती है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इससे निष्कर्ष हम लोग को निकला कि अतः पानी के अंदर डूबी हुई, पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है तथा लंबाई में छोटी मालूम पड़ती है। तथा लंबाई में क्या पड़ती है मालूम हमें, छोटी पड़ती है। और तथा लंबाई में छोटी पड़ती है, लंबाई में छोटी मालूम पड़ती है। क्या पता पाती है, मालूम छोटी मालूम पड़ती है। इस बात को बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरीका से बनाते चलिएगा, नोट्स भी डाउन करते चलिएगा। यदि आप लोग पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक कर आप लोग लिखिएगा, जिससे अच्छी तरह से आप लोग को समझ आ सके। तो हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं आप लोगों के लिए। किसी प्रकार का आप लोग को संदेह हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगला दिन आप लोगों को समझा दिया जाएगा, उसी समय समझाने वाला हो तो समझा दिया जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो जब बनेगा आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसे समझाते हुए चला जाएगा आगे। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों को कल इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा हिंदी ग्रामर का, जो कल सिर्फ मैं आज मैं पढ़ाऊंगा। कल उसके कल से होकर आप लोग निभा मैम से पढ़ के देखिएगा। यदि अच्छा वीडियो आप लोगों को लगा होगा, उनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगे, तो आप उन्हीं से पढ़िएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं तो हम ही आप लोगों को हिंदी ग्रामर भी पढ़ाएंगे। और उन पे जैसे हम पर विश्वास किए, आप उन पर भी एक बार विश्वास करके देखिए, पढ़ के देखिए। बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ाएगी निमा मैम आप लोगों को। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। हिंदी ग्रामर कल हम पढ़ाएंगे, और परसों से आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। सॉरी स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे, कल से निमा मैम ही हिंदी ग्रामर आप लोगों को पढ़ाएगी। यदि अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट कीजिए उनका वीडियो कैसा लगा, उसी तरीका से करेंगे। यदि आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो उन्हें नहीं पढ़ाने देंगे, हम खुद पढ़ाएंगे।
चैनल को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आप लोग को डाउट नेट पर भी पढ़ना है तो वहाँ पर भी मेरा वीडियो डाला जाता है, वहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। क्लास 10 का वीडियो डाला जाता है, क्लास 9, 8, 7 सभी क्लास का वीडियो डाला जाता है। वहाँ पर भी डाउट नेट ऐप पर भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पर करोड़ों स्टूडेंट पढ़ते हैं डाउट नेट पर। यदि आपको बैच भी परचेज करना है तो वहाँ से कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। कॉमेंट कीजिए, आप लोग को सजेस्ट किया जाएगा कि कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट होगा।